दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों ये खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है और नागपुर का दंगा उससे संबंधित खबर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, जहां सबसे ज्यादा संघ के स्वयंसेवक गली गली के अंदर रहते हैं, ऐसी जगह में दंगा होता है और कोई सख्त कार्रवाई सरकार करती हुई नहीं दिखाई देती। जिस देवेंद्र फडणवीस को यह कहा जाता है कि वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पुराना स्वयंसेवक है, बढ़िया स्वयंसेवक है, और जो विधानसभा में खड़े होकर ये कह रहा था कि औरंगजेबों की औलादों को जमीन के नीचे गाड़ देंगे, आखिरकार वैसे फडणवीस को हो क्या गया कि वो भाषा ही बदल गए। अब वो कड़ी भाषा नहीं बोल रहे हैं जब से ये दंगा हुआ है। नितिन गडकरी उसी शहर से आते हैं, उसी शहर में उनके विधायक सांसद सब कुछ हैं। इतना कुछ होते हुए भी नागपुर के अंदर हिंदुओं की गाड़ियां जला दी गई, कुछ गाड़ियों पे पथराव किए गए, और तो और पुलिस को घायल कर दिया गया। पुलिस के आईपीएस अधिकारी के हाथ में कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन कोई भी ऐसा कड़ा संदेश महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से नहीं गया जिससे कि यह कहा जा सके कि दंगाइयों में खौफ आया है, यह कहा जा सके कि अब अगली बार महाराष्ट्र में दंगे नहीं होंगे, यह कहा जा सके कि भाई महाराष्ट्र की सरकार देखिए बीजेपी की है, बड़ा सख्त एक्शन लिया। कुछ भी इस तरह का नहीं हो रहा है। तो मुझे भी आशंका हुई, मैं बताऊंगा इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इस तरह की चीजें नहीं हो पाई जैसी हमें उम्मीद थी, या यूं कहें सारे देश को उम्मीद थी कि कम से कम देवेंद्र फडणवीस सख्त एक्शन लेंगे, सख्त नेता दिखाई देंगे। लेकिन ढुलमुल रवैया, ढुलमुल बातचीत, ढुलमुल ढीली ढाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रही है कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भारी कोई दबाव है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वैसी सरकार चला रहे हैं जैसे कहीं कांग्रेस की चलती हो या बाकी किसी की। हमने इतना एक्शन लिया है, इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सुनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को देवेंद्र फडणवीस भी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखना चाह रहा था कोई। लेकिन असली रीजन तो तब सामने आया जब एनसीपी, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है, उनके डिप्टी सीएम अजीत पवार, वो अजीत पवार जो आपको पता ही है शरद के भतीजे हैं, अब शरद पवार जी के भतीजे हैं, पहले एक साथ हुआ करते थे, अब ये बीजेपी के साथ आ गए, डिप्टी सीएम बन गए। लेकिन ये रोजा इफ्तियार पार्टी में मुंबई में पहुंच गए। रोजा इफ्तियार पार्टी में गए तो कुछ बोलना भी है, और इन्होंने वो बोला जिससे पता लग रहा है कि महाराष्ट्र में नागपुर के दंगे होने के बाद ये जो देवेंद्र फडणवीस संघ के स्वयंसेवक हैं, इनकी भाषा में नरमाई क्यों आ गई, इनकी भाषा में सख्त एक्शन लेने का शब्द क्यों नहीं निकला। क्यों नहीं योगी जी की तरह इन्होंने कहा पुलिस को कि तुरंत एक्शन और सख्त एक्शन लीजिए, और ना तो बुलडोजर एक्शन दिखा, ना तो हमें बुलेट एक्शन दिखाई दिया, ना बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। अब समझ में आ रहा है असल में ये जो शरद पवार हैं, शरद पवार एनसीपी, इनका तो मुस्लिम वोट से नाता रहा है, लेकिन अब ये एनडीए गठबंधन के साथ हैं, डिप्टी सीएम जैसी पोस्ट ले रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं छूटा है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के हमने कई नेताओं को देखा है इफ्तियार पार्टी में जाते हुए। जो हमने देखा दिल्ली में नई नई सरकार बनी है ना, रेखा गुप्ता की सरकार, उनका भी मंत्रिमंडल इफ्तियार पार्टी में गया था। लेकिन वहां जाकर आप क्या बोलते हैं, वहां आप क्या करते हैं, उससे महत्व रखता है। अब आप गोल टोपी भी लगाएंगे, फिर वैसा एक कंधे पे कपड़ा भी रखेंगे, पूरा वेश बनाकर, और भाषण क्या दिया इन्होंने, कहा मुस्लिमों को डराने या सांप्रदायिक विवाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई में हम एक साथ साथ होली, गुड़ी पड़वा, ईद सब कुछ मनाते हैं, और वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, इनको जातियों में एक साथ हमने रहकर रास्ता दिखाया है, इन्होंने रास्ता दिखाया है। आपका भाई अजीत पवार आपके साथ खड़ा है। अगर कोई हमारे मुस्लिम भाइयों को और बहनों को डराने का कोई या इनको जो है कलह पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसे हम बख्शेंगे नहीं। ये अजीत दादा बोल के आए हैं, जिनको अजीत पवार बोलते हैं। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के
बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाना है, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। अब आप सोचिए, नागपुर दंगा हुआ, क्या नागपुर दंगे में कोई मुसलमान को डरा रहा था? उत्तर है नहीं। दंगा हुआ, दंगा कब हुआ? सुबह से शाम तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता बाकायदा परमिशन लेकर पुलिस से एक प्रदर्शन कर रहे थे, जिनका कहना था कि औरंगजेब की जो मजार है वो टूटनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर वो एक आघात करती हुई दिखाई देती है, गुलामी की निशानी है, अत्याचार की निशानी है। शांतिपूर्वक प्रदर्शन था, ज्ञापन सौंपना था उसमें, लेकिन यह कहकर दंगा भड़का दिया गया कि एक उसमें झंडा जलाया गया है, जो मजार के ऊपर चादर थी वो जला दी गई, उस पर आयत लिखी हुई थी, और इसको लेकर के दंगा कर दिया। क्या इतना भर कहने से कोई किसी का दंगा भड़कता है और वो आग लगा देगा गाड़ियों में? वो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देंगे, पथराव कर देंगे, घर से कुल्हाड़ी लेकर आ जाएंगे और पुलिस पे हमला कर देंगे। ये किसने इजाजत दी? अगर किसी हिंदू के परिवार में कोई इस तरह की बात होती है या हिंदुओं का कोई अपमान करता है देवी देवताओं का, क्या हिंदू तलवार भाले लेकर सब सड़कों पे आ जाते हैं, मोहल्ले में घुसकर पथराव कर देते हैं, आगाजनी कर देते हैं? उत्तर है नहीं। हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था है और लोग पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस नहीं सुनती, कोर्ट जाते हैं, प्रदर्शन भी करेंगे तो कोर्ट जाते हैं और कहते हैं जी हमारी धार्मिक भावना आहत हुई है, इसमें कार्रवाई करिए, तब पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन एक विशेष वर्ग ऐसा इस देश में है जिसको कानून से तो चलना ही नहीं है, भीड़ तंत्र से चलना है। दंगा केवल एक पक्षीय था, दंगा केवल एक पक्ष ने किया, और वो भी उस व्यक्ति के मजार पे चढ़ी हुई चादर को चढ़ाने में, या झंडा कह लीजिए, जो इस देश में आक्रमणकारी के रूप में आया, जिसने यहां लोगों को लूटा, जिसने स्त्रियों के साथ बलात्कार किए, जिसने यहां हिंदुओं का कत्लेआम किया, अत्याचार किए, और उस अत्याचारी की मजार बनी हुई है। मुझे तो ताज्जुब इसी बात को लेकर है। उद्धव ठाकरे उनकी बड़ाई कर रहे थे, सुना आपने उद्धव ठाकरे को क्या कह रहे थे? इस तरह के नेता हो गए हैं। उद्धव ठाकरे की तो अब दुर्गति जो हो रही है, उनको महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया था, सत्ता से बाहर फेंक दिया है। लेकिन अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम होते हुए उनका क्या फर्ज बनता है? कहना उनको यह चाहिए था पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस निष्पक्षता से काम करेगी, जो दोषी होगा वो जेल में जाएगा, जो निर्दोष होगा उसको हम कुछ भी नहीं होने देंगे, वो कोई भी हो। वर्ड तो ये बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं हम तो मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हैं, इसका मतलब आप हिंदुओं के साथ नहीं हो, और अगर हिंदुओं के साथ नहीं हो, मुसलमानों के साथ हो, तब फिर आप निष्पक्ष सत्ता कैसे चला सकते हो? ये कौन सा आपका तरीका है? और एनडीए को भी विचार करना चाहिए। लेकिन जो मैंने शुरू में कहा कि देवेंद्र फडणवीस की भी भाषा बदली हुई है। अब इनके सहयोग में जो सरकार चल रही है, दिक्कत क्या है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो 132 हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास है इस समय, उनके 57 हैं, एनसीपी के 41 हैं। अब इनको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा है, क्योंकि 132 बीजेपी के हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 145 का है। यानी 13 विधायकों की आवश्यकता पड़ती है अगर वो अजीत पवार को, एनसीपी को अपने साथ नहीं मिलाते। इस उम्मीद से साथ मिलाई कि एकनाथ शिंदे नाराज ना हो जाएं। एकनाथ शिंदे को जब सीएम नहीं बनाया गया था तो आपने देखा था वो कोप भवन में चले गए थे, अपने गांव चले गए, पूरे सबको मैसेज दे दिया कि मैं तो नाराज हूं। खुद सीएम बने रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपना नंबर आया त्याग करने का तो मैं ही सीएम रहूंगा, हमारे ही नाम पे वोट मिला है, इस तरह की राजनीति करने लगे।
तो देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई रास्ता नहीं था कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी मनाया, लेकिन ये अजीत दादा को मनाया और इनको साथ ले लिया। दोनों को यह बताने की कोशिश की कोई एक चला जाएगा तो हमारी सरकार चलती रहेगी। लेकिन आज जो दिखाई दे रहा है, एकनाथ शिंदे का इस पर कोई बयान नहीं है। वो हिंदुत्ववादी नेता हैं, शिवसेना से आए हैं, बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे शिष्य हैं। लेकिन अजीत पवार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो एनडीए का हिस्सा बन गए और राज्य में डिप्टी सीएम बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन उनको और क्या चाहिए? अभी उनको मुस्लिम तुष्टीकरण क्यों करना है? क्योंकि उनकी नजर बीएमसी के चुनाव पर है। बीएमसी का चुनाव आना है, बीएमसी में पैसा है, बीएमसी की पावर अपने आप में अलग दिखाती है। इनको लगता है कि सब कुछ ले लो, और इसीलिए ये बयान को मैं इसी तरह देखता हूं। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस तरह का बयान उन्होंने दिया है अजीत पवार ने कि मैं आपके साथ हूं और आपका भाई आपके साथ है। जबकि उनको यह कहना चाहिए था जो मैंने कहा कि भाई इस समय में पुलिस निष्पक्षता से काम करेगी, जो दोषी होगा उसको। ये एक नफीतुली भाषा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार वहां चल रही है, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर इसका भारी दबाव है कि वो किसी मुसलमान के ऊपर ना तो बुलडोजर एक्शन करें ना वो बुलेट एक्शन करें, और ये हो भी नहीं रहा है। कई मामलों में हमने देख लिया, महाराष्ट्र में सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले हैं, उसी तरह चल रहा है जैसा कि पहले से चलता आया। जैसा कि हमने देखा कि हालांकि कुछ बेटर कह सकता हूं मैं, लेकिन ज्यादातर कुछ सिस्टम बदला नहीं है। मुंबई के रहने वाले, महाराष्ट्र के लोग यही बताते हैं कि जैसे सरकार तब चल रही थी, पुलिस प्रशासन का रवैया जैसा तब था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कांग्रेस के साथ मिलकर के जो सरकार चल रही थी, वैसा ही अभी भी चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो बयानबाजी कड़ी करते हैं, भाषण के लिए जाने जाते हैं, आरएसएस के बंदे हैं, उनका भी तरीका बदल गया है, ऐसा लोग कहते हैं। अब क्यों बदल गया है ये कारण अब समझ में आ रहा है। उनके ऊपर एक प्रेशर है, प्रेशर इस बात का है कि सरकार ना गिर जाए। सरकार गिरा तो किरकिरी तो होगी, और ये भी समझ में आएगा। तो मतलब अब भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ेगा, ये तो महाराष्ट्र की जनता को भी देखना पड़ेगा। जो लोग उम्मीद करते हैं कि फडणवीस जी इतने सख्त क्यों नहीं हुए जैसा योगी जी हो गए, भाई योगी जी जैसी पावर मिली होती, देवेंद्र फडणवीस के पास भी ऐसी पावर होती जैसे योगी जी के पास है, तो सबको मुंह तोड़ जवाब मिलता और बुलडोजर एक्शन भी होता और बुलेट एक्शन भी होता। मुझे ऐसा लगता है। आप में से जो लोग महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो बताएं कि वाकई में आप जमीन पर क्या देखते हैं। क्या वाकई में देवेंद्र फडणवीस पर कोई दबाव है इस तरह का कि सरकार ना गिर जाए? ये लोग दबाव बनाए हुए हैं। एनसीपी का अजीत पवार को लेना, अजीत पवार को एनडीए में शामिल करना, मैं तो कहता हूं बहुत लोगों ने विरोध किया था। हम भी ये कह रहे थे जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने केस है उसको लेने की जरूरत क्या है, लेकिन लिया गया। तो दिखता है कि कोई ना कोई मजबूरी रही थी तभी इनको लिया था। लेकिन जिस तरह ये इख्तियार पार्टियों में इनका नेताओं का मोह नहीं छूट रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं और इस तरह से सत्ता की मलाई मारना चाहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो गलत है। और इसीलिए कभी भी दंगाइयों के ऊपर सख्त एक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पुलिस घायल हुई है, पुलिस के और दंगाइयों के बीच में ये हमला और हुआ है, उसमें हिंदू तो कहीं था ही नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर में भी लिखने वालों ने लिखा दो पक्षों में लड़ाई। अरे एक ही पक्ष तो था, दूसरा तो पुलिस थी। तो ये कई चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका निराकरण भारतीय जनता पार्टी कर रहेगी, इस पर विचार भी करेगी कि इस तरह के नेताओं को साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है, जो तुष्टीकरण के कारण कहीं भी गोल टोपी पहनकर और उनकी भाषा बोलने लगते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।